Assistant Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बैरोड। विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर के अंतर्गत ऑर्गन ऑफ यूएनओ को समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियोस में हमने जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल और द सेक्रेटरीट, इन 4 ऑर्गन्स के बारे में हमने अपना व्याख्यान दिया, अपना वीडियो बनाया और आप लोगों को इसके बारे में बताया। आज के वीडियो में हम द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो इसका 5th ऑर्गन है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसके बारे में चर्चा करेंगे। द इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है वह इस धारणा पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल राजनीतिक विवादों के समाधान पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक और उनसे संबंधित अन्य समस्याओं के संबंध में भी उचित और प्रभावपूर्ण कार्यवाही पर भी निर्भर करती है। अतः राजनीतिक स्थिरता के अतिरिक्त सामाजिक स्थिरता और आर्थिक संतोष भी आर्थिक शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए आवश्यक है। इस संबंध में डैलेस ने कहा है कि आर्थिक और सामाजिक समस्याएं युद्ध के अंतर्निहित कारण हैं, और इसी तरह फेनविक ने भी कहा है कि महासभा के अधीनस्थ एवं उनके कार्यों को उनके प्रतिनिधि के रूप में संपन्न करने वाली संस्था आर्थिक और सामाजिक परिषद है। तो इस तरह से आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है वो इस धारणा पर आधारित है। अब सबसे पहले इसके अंतर्गत हम इसकी संरचना के बारे में देखेंगे कि किस तरह से इसकी संरचना में कितने मेंबर्स होते हैं और क्या इसकी सदस्य संख्या है। इसकी संरचना की अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभ में इस परिषद में 18 सदस्य होते थे, किंतु 1966 के चार्टर में एक संशोधन द्वारा इनके सदस्यों की संख्या 18 से बढ़ाकर 27 कर दी गई। तत्पश्चात अनुच्छेद 61 का एक बार पुनः संशोधन हुआ, जो कि 24 सितंबर 1973 को लागू हुआ, और उनके अनुसार अब आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 हो गई है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य की अवधि 3 वर्ष होती है, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्य तुरंत पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। यद्यपि आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए कोई स्थायी सदस्यता का उपबंध नहीं है, तथापि व्यवहार में तथाकथित 5 बड़े सदस्य इसके अंतर्गत निर्वाचित हो जाते हैं। साधारणतः इनके निर्वाचन सदस्य ही इनकी बैठकों में भाग लेते हैं, परंतु संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य को बिना मतदान के किसी ऐसे विषय पर अपने विचार विमर्श में आमंत्रित कर सकती है जो उस सदस्य के लिए विशेष चिंता का विषय हो। तत्पश्चात हम इसकी मतदान प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों की भांति आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में प्रत्येक निर्वाचित राज्य का केवल एक सदस्य ही बैठकों में भाग ले सकता है। इसमें निर्णय उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा ही लिए जाते हैं, और परिषद जब किसी विशेष राज्य के विषय पर विचार विमर्श करती है तो उस राज्य के प्रतिनिधि को आमंत्रित करती है, किंतु ऐसे आमंत्रित प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार नहीं होता है। महासभा की भांति 1 साल के लिए सदस्य राज्यों में से एक सदस्य इनका सभापति निर्वाचित होता है। इनके सत्र की बात अगर अपन करते हैं तो आर्थिक और सामाजिक परिषद हर साल 5 सप्ताह का एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित करती है, और इन सत्रों का बारी बारी न्यूयॉर्क और जिनेवा में आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह न्यूयॉर्क में 2 संगठनात्मक सत्रों का भी अध्ययन करती है। मुख्य सत्र के दौरान एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेते हैं।
अतः इन बैठकों में महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है और आर्थिक और सामाजिक परिषद को पूरे वर्ष के दौरान चलने वाला कार्य उनकी सहायक संस्थाओं, आयोगों और समितियों के द्वारा किया जाता है, जो नियमित अंतराल पर अपनी बैठकें आयोजित करने के साथ साथ अपनी कार्यवाहियों के संबंध में भी परिषद को जानकारी देती है। तत्पश्चात हम इनके कार्य और शक्तियों की बात करते हैं। तो चार्टर के अनुसार आर्थिक और सामाजिक परिषद को निम्न कार्य बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत नंबर 1, वह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्त मामलों पर अध्ययन कर सकती है तथा इस विषय में महासभा, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों तथा विशिष्ट अभिकरणों को रिपोर्ट भी दे सकती है। नंबर 2, यह सबके मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के आदर तथा लागू करने के लिए भी उनको दे सकती है। थर्डली, यह अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित अभिसमयों के आलेख महासभा को प्रेषित कर सकती है। फोर्थली, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित मामलों पर भी ये सम्मेलन बुला सकती है। फिफ्थली, सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर ही वह सुरक्षा परिषद को सूचनाएं भी प्रेषित कर सकती है तथा उनकी सहायता भी कर सकती है। 6, आर्थिक तथा सामाजिक महासभा को पालन करने हेतु वह सभी कार्य संपादित करती है जो उनकी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। 7, महासभा के अनुमोदन से आर्थिक तथा सामाजिक परिषद सदस्यों तथा विशिष्ट एजेंसियों की प्रार्थना पर सेवाएं भी अर्पित कर सकती है। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त यह चार्टर के अंतर्गत निर्दिष्ट तथा महासभा द्वारा बनाए गए सभी कार्यों को संपादित करती है। इस तरह से आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रमुख कार्यों में से विभिन्न विशिष्ट अभिकरणों की गतिविधियों में भी समन्वय किया जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुछ सहायक और संबंधित संस्थाओं में कुछ संस्थाएं और भी शामिल है, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं। अगर क्रियात्मक आयोग की बात करें तो इस क्रियात्मक आयोग के अंतर्गत सांख्यिकी आयोग, जनसंख्या और विकास आयोग, सामाजिक विकास आयोग, मानव अधिकार आयोग और महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अगर हम इसके क्षेत्रीय आयोगों की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग, एशिया और प्रशांत महासागर के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग, जिनेवा स्विट्जरलैंड के लिए भी आर्थिक आयोग, इस तरह से इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत स्थायी समितियों तथा विशेष निकाय की बात भी इसके अंतर्गत करते हैं और इसके अंतर्गत मानव आवास आयोग, गैर सरकारी संगठन आयोग, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और विकास योजना की अगर इसके अंतर्गत बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों, नए और नवीनीकरण ऊर्जा के शोध और विकास के लिए ऊर्जा एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अनेक विशेषज्ञ की संस्थाएं भी इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है उसके अंतर्गत कई सारे आयोग, 9 क्रियात्मक आयोग, 5 क्षेत्रीय आयोग, 6 स्थायी समितियाँ आयोग, विकास आयोग आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तत्पश्चात हम आर्थिक और सामाजिक परिषद, चूँकि एक बहुत छोटा संगठन होता है, बहुत छोटा परिषद होती है, इसके अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक परिषद में अनेक क्षेत्रों में सराहनीय इन्होंने कार्य किए हैं। विशेषतः इसके तरह विशिष्ट समितियों के तत्वाधान में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पिछड़े हुए देशों को दी गई तकनीकी सहायता तथा मानवीय अधिकारों की घोषणा इसकी प्रमुख सफलताएं मानी जाती है और यह संस्था संयुक्त राष्ट्र को राष्ट्र संघ की तुलना में अधिक व्यापक और जन कल्याणकारी संस्था बना देती है। इसके अंतर्गत शरणार्थियों, राज्यविहीन व्यक्तियों, ट्रेड यूनियनों के अधिकारों, दास्ता तथा बेगार जैसी समाज विरोधी कार्यवाहियों पर भी विचार विमर्श होता है। अतः परिषद ने
अपने एक प्रस्ताव द्वारा किसी भी राष्ट्रीय, नस्ली तथा धार्मिक समुदायों को पूर्णतः समाप्त करने के प्रयास को अवैध घोषित किया है और आर्थिक और प्राविधिक सहायता तथा योजनाओं से पिछड़े हुए राज्यों के विकास और इस परिषद के उद्देश्यों में इसको शामिल किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि संक्षेप में आर्थिक और सामाजिक परिषद ने एक विश्वव्यापी कल्याण परिषद के रूप में कार्य किया है। इसने विश्व को अभाव, दरिद्रता, रोग और निरक्षा से मुक्ति दिलाने का प्रयास भी किया है। इसके अंतर्गत 1948 के मानव अधिकारों की घोषणा और 1952 के महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित सम्मेलन द्वारा मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति जन जागृति पैदा करने का भी प्रयास किया है। अतः इसे आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विधान बनाने की क्षमता ही प्राप्त नहीं है, बल्कि इसने मानव जाति के उत्थान एवं उन्हें सुखी जीवन प्रदान करने की दिशा में भी प्रशंसनीय कार्य किया है। अतः संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी निधि और तकनीकी सहायता समिति, यूरोप के लिए आर्थिक आयोग, एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग, इस तरह से कई तरह के संपूर्ण विश्व में इन्होंने आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए महान योगदान दिया है। वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिकाओं में से पीड़ित मानव जाति के अविकसित एवं नवोदित राष्ट्रों के लिए यह एक प्रेरणा और सहायता का स्रोत रही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद एक छोटा संगठन होने के बावजूद भी किस तरह से कल्याणकारी रूप में इन्होंने अपने कार्यों का संपादन किया है। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका ऑर्गन है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।